प्यारे बंधुओं नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वशुमय स्वागत करता हूं। प्यारे बंधुओं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक है लघु स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक है वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। जिह्वा के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुखाकृति या तालु के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है: संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। नासिका के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। नासिका के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनुनासिक, दूसरा है निरनुनासिक। पहला है अनुनासिक और दूसरा है निरनुनासिक। अब हम बात करते हैं उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला था लघु स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। वे कहलाते हैं लघु स्वर। वे क्या कहलाते हैं? लघु स्वर। और लघु स्वरों की संख्या चार है। लघु स्वरों की संख्या चार: ए, ई, ऊ और री। ए, ई, ऊ और री लघु स्वरों की संख्या चार। इसके बाद में बात करते हैं अगली दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय अर्थात दो मात्राओं का समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय अर्थात दो मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इन दीर्घ स्वरों की संख्या सात है। दीर्घ स्वरों की संख्या सात है। इनको भी दो भागों में बांटा गया है: एक सजातीय स्वर और एक होता है विजातीय स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या सात। वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, दो मात्राओं का समय लगता है, ये सात होते हैं। इसमें से तीन सजातीय होते हैं और चार विजातीय होते हैं: आ, ई और ऊ। ये क्या है? सजातीय। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ बनेगा। बराबर क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक उसी प्रकार ई धन ई बराबर क्या बनेगा? ई बनेगा। ठीक उसके बाद में ऊ धन ऊ बराबर ऊ बनेगा। ये सभी क्या है? सजातीय स्वर है। इसके बाद में विजातीय स्वर कितने हैं? चार: ए, आई, ओ और औ। ये क्या है? विजातीय स्वर। अब इसमें जो ए है, ए, ये बनता है ए धन ई से। ए धन ई बराबर क्या बना? ए बना। ठीक उसके बाद में आई। आई किससे बनता है? आई
ए धनु ए बराबर आई। इसके बाद में ओ है, ओ किन से मिलकर बनता है? ए धन उ बराबर ओ, ए धन उ बराबर ओ। ठीक, उसके बाद में अव, ये जो अव है ये किससे मिलकर बनता है? ए धन ओ बराबर क्या बना? अव बना, बराबर क्या बना? अव। तो ये सभी क्या है? विजातीय स्वर है और ये है सजातीय स्वर। इन स्वरों को हम संधि स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर भी दो भेद हैं। एक है वृत्ताकार स्वर, दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है। होठों की आकृति वृत्त के समान क्या हो जाती है? गोल। इनकी संख्या 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। ऊ, ओ और ओ, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक, इसके बाद में अवृत्ताकार स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर कैसी हो जाती है? फैलने के समान हो जाती है। जैसे ए, बोलो ए, आ, ई, री, ए और आई। इनकी संख्या कितनी है? 7। इनकी संख्या 7। इसके बाद में आते हैं जिह्वा के आधार पर भेद। जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। बात करते हैं अग्रस्वर की। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय होता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है उन्हें कहते हैं अग्रस्वर। उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर। ई, ए और आई और री। इनकी संख्या कितनी है? 5। अग्रस्वर कितने हैं? 5। इसके बाद में बात करते हैं मध्य स्वरों की। इसके बाद में बात करते हैं मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर। और वो उसकी संख्या कितनी है? 1, और वो केवल है ए। उसकी संख्या कितनी है? 1, और वो केवल कौन सा है? ए। इसके बाद में मध्य स्वर के बाद में आते हैं पश्च स्वर में। पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। जिह्वा का कौन सा भाग? पिछला भाग। तो बोलो आ, ऊ, ओ और औ। तो इनका संख्या कितनी हो गई? 5। इनकी संख्या 5। इसके बाद में आते हैं मुखाकृति या तालु के आधार पर। इनको 4 भागों में बांटा गया है। मुखाकृति या तालु के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला संवृत। पहला कौन सा है? संवृत। दूसरा अर्धसंवृत, तीसरा विवृत और चौथा है अर्धविवृत। चौथा कौन सा है? अर्धविवृत। पहला संवृत, दूसरा अर्धसंवृत, तीसरा विवृत और चौथा अर्धविवृत। पहला संवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है।
संवृत अर्थात बंद सा हो जाना, जैसे व्रत होता है वो गोल हो जाता है, लेकिन ये ऐसा होता है कि जैसे हमारा मुंह बंद हो जाता है। तो वे क्या कहलाते हैं? संवृत स्वर। ई, ऊ और ऊ तथा री, इनकी संख्या 5। इसके बाद में अर्ध संवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्तों के संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, अर्थात पूरा नहीं खुलता है। इनमें ए और ओ, इनकी संख्या कितनी है? 2। इसके बाद में आते हैं विवृत स्वर। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है, तो वे क्या कहलाते हैं? विवृत स्वर कहलाते हैं। और उसकी संख्या केवल कितनी है? 1, और वो केवल है आ। वो केवल क्या है? आ। इसके बाद में अर्धविवृत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा या अर्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा खुलासा रहता है, वो क्या है? अर्ध विवृत स्वर। और इनकी संख्या केवल कितनी है? 3। ए और ओ, ए, आई और ओ। इसके बाद में अगला नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुनासिक स्वर और दूसरा है निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है। नासिका का प्रयोग किया जाता है अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, मुख के साथ साथ नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या हैं? अनुनासिक स्वर कहलाती हैं। जैसे ऐ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और ओ। इसके बाद में बात करते हैं निर्नुनासिक स्वर। इसके बाद में बात करते हैं निर्नुनासिक स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, अर्थात मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या है? निर्नुनासिक स्वर कहलाती है। कौन से कहलाती हैं? निर्नुनासिक स्वर कहलाती हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं सभी स्वर। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सभी स्वर। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका, अधित्यका अर्थात ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर, इसका अर्थ होता है पर्वत के नीचे की समतल भूमि। उपत्यका पास, सहायक और नीचे, पास, सहायक और नीचे। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 8 भागों में। व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है संघर्षी व्यंजन, तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा है नासिक्य व्यंजन, पांचवा है उच्छिप्त व्यंजन, छठा है प्रकंपित व्यंजन, सातवां है पार्श्विक व्यंजन और आठवां है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजनों को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं शुरू से। स्पर्शी व्यंजन क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के चारों वर्ण। तो ये कितने हो गए? 4 × 4, तो कितने हो गए? 16। 16 वर्ण क्या है? स्पर्शी व्यंजन है।
16 कितने हैं स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद में संघर्षी व्यंजन स है, ये कितने हैं 4 हैं, ये कितने हैं 4। इसके बाद में स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये कितने हैं 4, च, छ, ज और छ। इसके बाद नासिक के व्यंजन अण, मण, अण, अण, नम, इनकी संख्या कितनी है 5, इनकी संख्या 5, इनकी संख्या कितनी है 5 है। नासिक व्यंजनों की संख्या 5। इसके बाद उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2, अड़ और ढ़। प्रकंपित व्यंजन केवल र। पार्श्विक व्यंजन केवल ल। पार्श्विक व्यंजन केवल क्या है ल। इसके बाद में संघर्षहीन, जिन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं अर्ध स्वर, और इनकी संख्या कितनी है 2। और वो कौन कौन से हैं य और व। वो केवल कौन से हैं य और व। अब इनकी परिभाषाएं जानने का प्रयास करते हैं। तो नंबर 1 है स्पर्शी व्यंजन। नंबर 1 क्या है स्पर्शी व्यंजन। वे वर्ण या व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है। वे वर्ण या वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, तो वो क्या है स्पर्शी व्यंजन है। वो क्या है स्पर्शी व्यंजन है। और इनकी संख्या कितनी है 16। क, ख, ग और घ, ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द और ध, प, फ, ब और भ। इनकी संख्या कितनी है 16। इसके बाद में आता है संघर्षी व्यंजन। पहले नंबर पर स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या 16। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद में संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वे वर्ण या व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, तो इन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है 4। श, श, श और है। इनकी संख्या कितनी है 4। संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है। संघर्ष के कारण वायु क्या हो जाती है गर्म हो जाती है। इसलिए इन व्यंजनों को ही हम क्या कहते हैं ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा संघर्षी व्यंजन। इसके बाद तीसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है। अपेक्षाकृत अधिक लगता है। उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है 4। च, छ, ज और छ। इसके बाद आता है नंबर 4 पे नासिक्य व्यंजन। नंबर 4 पे आता है नासिक्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन नासिक्य व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है। किससे निकलता है नासिका से निकलता है। इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या कितनी है 5। अण, 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 न और मैं। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण
प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, अर्थात इसे पंचम वर्ण भी कहते हैं। तो ये क्या है? नासिक्य व्यंजन है। तो ये सभी क्या है? नासिक्य व्यंजन। इसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस कराती है कि उन्हें फेंक रही हो, तो वे सभी क्या है? उच्छिप्त वर्ण हैं। जैसे ड और ढ, जैसे ड या ढ। उच्छिप्त वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? ताड़नजात, द्विगुण और द्विपृष्ठ भी कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजनों को हम क्या क्या कहते हैं? ताड़नजात, द्विगुण और द्विपृष्ठ भी कहते हैं। इसके बाद में आता है प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा 2 या 3 बार क्या करती है? कंपन करती है। 2 या 3 बार क्या करती है? कंपन करती है। तो इन वर्णों को क्या कहते हैं? प्रकंपित वर्ण कहते हैं। और उनकी संख्या केवल एक है, और वो कौन सा है? र है। प्रकंपित वर्ण को ही लुंठित वर्ण भी कहते हैं। प्रकंपित वर्ण को ही क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? लुंठित वर्ण भी कहते हैं। मैं पापा 2-3 बार फोन कर दे, उठाएगा। 7वें नंबर पर आता है पार्श्विक। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रयोग जिह्वा के, हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता है, उन्हें पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और वो केवल क्या है? ल। वो कौन सा है? केवल ल है। इसके बाद में अगला पढ़ते हैं 8वें नंबर पर, जिसे कहते हैं संघर्षहीन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, वे संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। और ये है ये और वह। स्वरों से मिलते जुलते योग होने के कारण इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 2 है। एक घोष और एक अघोष। एक क्या है? घोष, एक क्या है? अघोष। एक घोष है और एक अघोष। अघोष, अघोष, घोष का अर्थ गूंज, नाद या कंपन होता है। गूंज, नाद या कंपन होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद, गूंज या कंपन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा स और स, ये सभी क्या है? अघोष व्यंजन है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर बात करते हैं सघोष। वे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद, गूंज या कंपन पैदा होता है, वे सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा सभी स्वर और ये रे ल व और है, ये सभी क्या है? अघोष व्यंजन है।
इसके बाद में बात करते हैं प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु या श्वास के आधार पर इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। बात करते हैं अल्पप्राण की। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख्य विवर अर्थात भीतरी भाग से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अल्पप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसके साथ में सभी स्वर तथा य, र, ल और व, ये सभी क्या है? अल्पप्राण है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख्य विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा य, र, ल और व और सभी स्वर, ये सभी क्या है? अल्पप्राण है। इसके बाद में बात करते हैं महाप्राण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख्य विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, तो वो सभी क्या है? महाप्राण। वो सभी क्या है? महाप्राण। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, इसके साथ में स और है, ये सभी क्या है? महाप्राण है। ये सभी क्या है? महाप्राण। अब कुछ प्रश्न हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है तो कौन कौन से हैं? ड और ढ। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? अघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अघोष। र के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं, जैसे राम, रहीम, अधूरा, कर्म, धर्म, नीचे क्रम भ्रम वाला और इससे भी नीचे ट्रक वाला। हिंदी वर्णमाला में र के कितने रूप 3 रूप होते हैं, तो कौन सा नहीं है इसमें? अंतर्देशीय नहीं है। जय वर्ण का सही विश्लेषण करने का क्रम है। जय सघोष है, अल्पप्राण है, स्पर्श है और तालव्य है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं उच्चारण स्थानों की। किसकी? उच्चारण स्थान। तो इसे हम अगली कड़ी में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।